स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था अपवेग। आज हम डिस्कस करेंगे गतिशीलता, मोबिलिटी। ओके, तो आवेश वाहकों की गतिशीलता। तो आवेश वाहकों की गतिशीलता क्या होती है? प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के लिए अपवेग का परिमाण। प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के लिए अपवेग का परिमाण आवेश वाहकों की गतिशीलता कहलाती है। देखिए, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के लिए अपवेग का परिमाण को आवेश वाहकों की गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, आवेश वाहकों की गतिशीलता कहते हैं और इसे म्यू से दर्शाते हैं। म्यू से दर्शाते तो मी इक्वल टू अपने पास आ जाएगा VD अपॉन E। ओके, और चूंकि हम जानते हैं VD इक्वल टू होता है EE अपॉन M इंटू टो आता है, तो अपने पास क्या जाएगा म्यू इक्वल टू 1 अपॉन E और VD आ जाएगा यहाँ EE M इंटू टो। इसी कैंसिल, तो म्यू इक्वल टू E टो अपॉन M। इक्वेशन सेकेंड। क्लियर? तो ये आ जाएगा अपने पास आवेश वाहकों की गतिशीलता, म्यू इक्वल टू E टो अपॉन M। और आवेश Q के लिए निकालें तो आवेश Q के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा म्यू इक्वल टू Q टो अपॉन M। इक्वेशन थर्ड आ जाएगी। और ये देखिए, और एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या जाएगा VD। ओके, क्लियर हो गया। और फिर देखिए आगे म्यू इक्वल टू म्यू आवेश वाहक गतिशीलता एक क्या है अदिश राशि। कैसी राशि है? अदिश राशि। और इसका SI मात्रक निकालेंगे तो इसका होगा मीटर पर सेकेंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वोल्ट पर मीटर, तो आ जाएगा मीटर स्क्वायर और पर वोल्ट सेकेंड। यह आ जाएगा मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और इसकी बीमा निकालेंगे, वी में सूत्र देखिए इसका, यह अपवेग है, अपवेग के लिए आ जाएगा मीटर। ये अपने पास देख लो फॉर्मूला VD इक्वल टू आ गया, म्यू इक्वल टू आ गया था E टो अपॉन M। क्या E क्या चार्ज है? चार्ज की बीमा होती है वो होती है 80 और टाइम की T और मास द्रव्यमान की M। इसके आ जाएंगे M-1 और L0 और T2A1। ठीक है, यह आ जाएगा इसका बीमी सूत्र। नेक्स्ट देखिए अपना टॉपिक विद्युत धारा व अपवेग के मध्य संबंध। ओके,
देखिए इसमें अपने पास एक चालक है जिसकी लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इसका A है, और इस चालक के सिरों पर भी विभवांतर आरोपित करने पर इसके अंदर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है वो है E वेक्टर, और इस विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन है वो अपवाह वेग VD वेक्टर से क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, जिससे एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिसकी दिशा इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत होती है। आगे समझ में यहाँ तक? अब देखिए इसमें माना चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू आ जाएगा n। ठीक है, माना चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो स्मॉल है, तो चालक के Al आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इक्वल टू आ जाएगा NeN। समझ में आ गई बात? मतलब चालक के एकांक आयतन में कितने हैं? स्मॉल n, तो Al आयतन में कितने होंगे? कितने होंगे? NaL हो जाएंगे ना। और फिर देखिए आगे, यदि प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण E है तो Al आयतन में कुल मुक्त आवेश Q इक्वल टू N इंटू E, और NaL और इंटू E, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? अब देखिए चालक में जो इलेक्ट्रॉन है वो चालक के दाएं सिरे से बाएं सिरे तक पहुंचते हैं, तो वो कितनी दूरी तय करेंगे? L दूरी। तो L दूरी पार करने में लगा समय, यदि इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में T समय लेते हैं, तो टाइम अपना हो जाएगा, तय की गई दूरी है वो L, और किस चाल से चल रहे हैं वो VD से, तो T इक्वल टू L अपॉन VD। समझ में आ गया? फिर आती है विद्युत धारा। विद्युत धारा होती है I इक्वल टू Q अपॉन T। क्वेश्चन नंबर 3, आवेश बटा समय। आवेश कितना है? Q इक्वल टू NaLe, और T इक्वल टू L अपॉन VD। L से L, तो I इक्वल टू
एन ए वी डी। क्वेश्चन नंबर 4, I इक्वल टू एन ए वी डी। ये संबंध आ गया विद्युत धारा और अपवाह वेग में। आगे संबंध I इक्वल टू एन ए वी डी। तो क्वेश्चन 4 है विद्युत धारा और अपवाह वेग के मध्य संबंध को व्यक्त करती है। फिर देखो आगे, क्योंकि हम जानते हैं वी डी इक्वल टू होता है म्यू ई, जहाँ म्यू आवेश वाहकों की गतिशीलता है, म्यू आवेश वाहकों की गतिशीलता है। तो अपने पास आ जाएगा I इक्वल टू एन ए ई म्यू ई। ये क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो ये क्वेश्चन 5 है वो विद्युत धारा और गतिशीलता के मध्य संबंध को व्यक्त करती है। और देखिए नियत धारा के लिए, अगर धारा नियत है तो नियत धारा के लिए I इक्वल टू एन ए वी डी इक्वल टू आ जाएगा नियत। ठीक है, और दिए गए चालक के लिए एन और ई कांस्टेंट रहेंगे, तो अपने पास आ जाएगा ए वी डी इक्वल टू नियत, या इसको हम लिख देंगे ए वन वी डी वन इक्वल टू ए टू वी डी टू। इक्वेशन 6 समझ में आ गया। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि अपवाह वेग है वो चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। कहने का मतलब है जहाँ चालक के का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अधिक होगा वहाँ अपवाह वेग का परिमाण है वो कम होगा, और जहाँ क्षेत्रफल अगर अधिक है कम है तो वहाँ अपवाह वेग का परिमाण, अगर क्षेत्रफल कम है तो वहाँ अपवाह वेग का परिमाण अधिक होगा। समझ में आ गई बात? ओके, आगे देखिए इसमें विद्युत विभवांतर व अपवाह वेग के मध्य संबंध। विद्युत विभवांतर व अपवाह वेग के मध्य संबंध। देखिए इसमें अपने पास एक चालक है जिसकी लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, और इस चालक के सिरों पर भी विभवांतर आरोपित करने पर इसके अंदर विद्युत क्षेत्र E वेक्टर स्थापित हो जाता है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन है वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में अपवाह वेग VD वेक्टर से गति करने लगते हैं, जिससे विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। ठीक है, तो अपवाह वेग का परिमाण लेंगे तो अपवाह वेग का परिमाण आ जाएगा VD इक्वल टू ई एम इंटू टू। अपवाह वेग का परिमाण क्या होगा? VD इक्वल टू ई एम इंटू टू। क्लियर हो गया? आगे देखिए, विभवांतर अगर हम V लगाते हैं तो विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होता है, तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण आ जाएगा E इक्वल टू V अपॉन L, इक्वल टू V अपॉन L। तो E का मान रख देंगे वहां पर, अतः VD इक्वल टू ई वी अपॉन
ml इंटू टो आ जाएगा, या वी डी इक्वल टू ई टो अपॉन ml इंटू वी। ओके, या वी डी समानुपाती क्या होगा, वी। वी डी समानुपाती वी। इससे क्या जाएगा कि अपवाह वेग का जो परिमाण है वो आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। और ये बात ध्यान रखना आप, ये अपने पास क्वेश्चन हो गई सेकंड। और ये ध्यान रखना आप कि इसमें अपवाह वेग का परिमाण है वो इस चालक की लंबाई L पर निर्भर नहीं करता है। क्यों? अगर लंबाई दुगुनी कर देंगे तो इसका विभवांतर भी दुगुना हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, नियत। तो ये ध्यान रखना। कि अपवाह वेग का परिमाण चालक की लंबाई L पर निर्भर नहीं करता है। निर्भर नहीं करता है। ओके, क्लियर?